चुनावी सुधार के मुद्दे पर क्या बोलने का नैतिक अधिकार उन दलों को है जिन्होंने मोटी चंदे लिए? अगर वामपंथी संगठनों को छोड़ दें को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कानूनी के बाद एक ऐसा चुनाव आया है। नहीं हम आपसे पूछेंगे कि मोदी ने क्या किया, इसी कमिटमेंट के साथ बता दीजिए कि 5 खराब लगता है कि देखिए 5 चरण के जो चुनाव हुए हैं ना, तो उसमें तो बिल्कुल ग्राफ इंडिया। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। लोकसभा का चुनाव अंतिम दौर में पहुंच गया है और आज हम बात करते हैं CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी के साथ। उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्न पर इनसे बात करेंगे। जैसे इनका है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, 7.5% से अधिक अपने मुनाफे का कोई अंश कंपनी न दे सकें, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। दल बदल पर इन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी बातें रखी हैं, तो हम इसी पहलू पर आज इनसे बात करेंगे और काफ़ी क्रांतिकारी बातें हैं कई उस मैनिफेस्टो में। तो आज लगातार हम इनसे आज बातचीत करेंगे। हम सर अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सर, आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें लिखा है कि मतदाताओं को चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिले। क्या ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव है और क्यों आवश्यक है? इसके लिए तो आंदोलन भी हुआ है कई बार। हमें लगता है कि ज़रूरी हो गया है और जो ज़रूरी है उसको संभव कराना चाहिए। जिस तरह से पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 400 से ऊपर विधायक तो प्रक्रिया दल बदल। तो अब ये जो चुनाव के दौर में, चुनाव से पहले सरकार को गिराने के लिए थोड़ा भाव से हुआ, तो हमें लगता है कि मिनिमम बात है कि जो कोई चुनाव आप लड़ते हैं, जब तक आपको किसी एक पार्टी के कैंडिडेट के रूप में वोट देते और इसके बाद आप आराम से किसी, बल्कि एकदम विपरीत किसी पार्टी में चले जाते हैं। विचारधारा तो बची भी नहीं। हाँ, विपरीत विचारधारा के विपरीत धारा में आप चले जाते हैं, वामपंथ से सीधे दक्षिण पंथ, तो मध्यमार्ग। ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि जनता के साथ बड़ा धोखा है, जनता का अपमान है। इसलिए हम लोगों ने मिनिमम डिमांडें रखी है कि अगर आप दल बदल को करना चाहते हैं तो पहली बात ये होनी चाहिए कि आप इस्तीफा दे दीजिए और करें। और कभी कभी वो इस्तीफा देते नहीं है। आप देखिए ब्रिजभूषण शरण से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं। तो हम लोगों के साथ पास तो बिल्कुल अधिकार होना चाहिए। अभी आपके कल रिवन्ना जैसे केसेस सामने आ रहा है, तो कहीं कोई ऐसा केस जहां आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता को शर्मसार करते हैं और जो पार्टी है, मतलब हो सकता है मैंने दल बदल नहीं किया, लेकिन पार्टी जो है वो बिल्कुल इसको लेकर के देखता है। तो ऐसी स्थिति में जनता के पास तो बिल्कुल अधिकार है। इसलिए ये बुनियादी कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए हमने ये सवाल भी उठाया। चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड उसका खुलासा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दे दिया, अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बात रह गई कि जो भी चुनाव में खर्च अगर कम करना है तो उम्मीदवारों के ऊपर खर्च की एक सीमा है, पार्टी के ऊपर कोई सीमा नहीं। अभी इस समय भारतीय जनता पार्टी इस बार का आकलन है करीब 60,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च इस चुनाव में कर रही है। 100 करोड़ से ज़्यादा गूगल में स्पेंड हो गया है। आप देख लीजिए कि जहाँ पैसों का इतना बड़ा खेल चल रहा है, इस पर तो अगर कोई रोक नहीं लगी तब चुनाव का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए भी हमने कहा है कि चुनाव में चुनावी सुधार बेहद जरूरी है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट चंदे को पहले की तरह कंपनियों में कुल मुनाफे का 7.5%। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो सिर्फ चुनावी बॉन्ड को ही गैर संवैधानिक करार नहीं दिया, चुनावी बॉन्ड के लिए इतने सारे कानून बदले गए थे, उन संशोधनों को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बार खारिज कर दिया है। और हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल था कि पहले था कि 3 साल से जो कंपनी मुनाफा कमा रही है उस मुनाफे का 7.5%। तो घाटे की कंपनियां भी सभी को, तो घाटे की कंपनी, फर्जी कंपनी, जिस कंपनी का कोई नाम किसी को पता नहीं है, 2 दिन पहले कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और उस कंपनी के नाम से आप 100 करोड़ का। तो घाटे की कंपनियां जो पैसे वो तो सभी का दलों को दिए हैं, सिर्फ नहीं, सभी दलों को देखिए, सत्ताधारी दल तो नहीं हो सकता। नहीं, सत्ताधारी दल ही है। सत्ता जिस पार्टी की जहाँ सरकार है, आप शायद ही पाइएगा कि कोई पार्टी जो सत्ता में नहीं है उसको कोई खास चंदा मिलता है।
हाँ। तो जहाँ आप जरूर कहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सरकार है, उसको पैसा मिला है, डीएमके को कुछ पैसा मिला कांग्रेस को है, भी मिला है। कांग्रेस को भी कुछ मिला है, उन इलाकों में मिला है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में सवाल ये नहीं है कि किसको कितना पैसा मिला, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के सबसे गौण बिंदु है। मूल पॉइंट है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि जनता को कोई जानकारी मिलेगी नहीं, किसने दिया है, क्यों दिया है, जिसने दिया है पैसा उसके एवज में उसको क्या फायदा मिल रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है चुनाव में, पारदर्शिता और जनता को जानने का हक, ये पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड इसके खिलाफ। लेकिन इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर क्या बोलने का नैतिक अधिकार उन दलों को है जिन्होंने मोटी चंदे लिए? अगर वामपंथी संगठनों को छोड़ दें दलों को और बसपा को, तो बसपा को मिला नहीं, वामपंथी दलों ने लेने से ही इनकार किया। फिर भी इन दो दलों को छोड़कर बाकी को तो बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। हमें लगता है कि बोलने का अधिकार तो सबको है, हम बोलने का अधिकार तो क्यों नहीं करेंगे। सवाल ये है कि कुछ दल कह रहे हैं कि भाई जब ये कानून था, लोग दे रहे थे, हमने लिया, तो वापस कर दीजिए। बिल्कुल भी आप कह सकते हैं वापस कर दीजिए। बिना वापस किए कैसे बोलेंगे? फिर वामपंथी दल सिर्फ बोले, सिर्फ बसपा बोले। वो ठीक है, आप कह सकते हैं इस सवाल को लेकर के, जनता तो बोलेगी। अभी कौन पार्टी क्या बोल रहे हैं नहीं बोल, इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता बोल रही है, पूरे समाज में लोग बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मोदी जी जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दे रहे हैं कि भाई जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो पछताएंगे। मोदी जी ने इसकी तुलना किससे कर दी कि कृष्ण को सुदामा ने जो एक पोटली चावल जो दिया, अब ये लोगों का बस चलेगा तो कृष्ण को भी भ्रष्टाचारी कह देंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। तो ये सुदामा नहीं थे, ये जो अदानी अंबानी से लेकर के सारे कॉर्पोरेट, और वो अगर मोदी जी ये मैंने समझते हैं कि जो दिया है हमको वो बस एक पोटली चावल है, तब तो बात अलग है। इस समय देश में सबसे ज्यादा इस सवाल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मोदी सरकार ने इसको बिल्कुल रोकने की कोशिश की, स्टेट बैंक ऑफ की, इस तरीके से बैंक ने तो पूरा प्रयास किया जाए कि डाटा बाहर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए देश का बोलना जरूरी है। किस पार्टी को हक है नहीं है वो गैर जरूरी सवाल है। देश का बोलना, लोगों का बोलना, सच्चाई बोलना इस समय बेहद जरूरी है। आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, प्रश्न है कि मैनिफेस्टो का क्या अधिकार है? उसका तो कोई अपना औकात है नहीं। लोग राजनीतिक दल मैनिफेस्टो घोषणा करते हैं, उसका 1-2% भी पूरे 5 साल में अमल नहीं होता है। तो क्या मैनिफेस्टो को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, कानूनी बाध्यता होनी चाहिए कि जो दल कह रहे हैं उसे लागू करें, और मैनिफेस्टो के साथ ही लागू करें तो सत्ता मिले तो लागू करें। जो लोग सत्ता में है वो भी नहीं मिले, सत्ता तो रहेगी ही ना। घोषणा पत्र हम देखेंगे, हम इसको संकल्प करते हैं कि ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम निरंतर जो भी लगातार लड़ रहे हैं। तो हमसे अगर गारंटी आप ले लेना चाहते हैं तो हम क्या मैं सीपीआई एमएल की बात नहीं कर रहा या मैं दीपांकर भट्टाचार्य की बात नहीं कर रहा। देश है तो सत्ता रहेगी, सत्ता रही है। मेरा ये प्रश्न है कि उसे अगर संवैधानिक दर्जा मिल जाता है, चाहे वो संकल्प पत्र हो या वो घोषणा पत्र कहें, चाहे एजेंडा कहें, जो भी कुल मिला करके उसको आप संविधान की बात करें चाहे ना करें, चुनाव में तो यही बात है कि जनता हिसाब लेती है। जहाँ जनता हिसाब लेती है, फिर जिसको आप लोग आरोपित करते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, वही सत्ता में आ जाती है। जो भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, उसी को जिता देती है जनता। फिलहाल इस चुनाव में आप हिंदुस्तान की जनता को इसके लिए बधाई दीजिए कि मोदी जी जो चाहते थे कि चुनाव राम मंदिर पर हो, चुनाव किसी और सवाल पर हो, 400 पार के नारे पर चुनाव हो जाए, तो चुनाव ऐसे किसी सवाल पर हो नहीं। चुनाव जो हो रहा है, लगातार जनता ने इस बार जो असर्ट की, रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, कृषि के सवाल पर, संविधान के सवाल पर चुनाव। हमें तो लगता है कि कम से कम बहुत दिनों के बाद एक ऐसा चुनाव आया है जहां जनता बिल्कुल असर्ट कर रही है, अपने सवालों पर जनता बिल्कुल अड़ी है और मोदी जी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, लगातार मुद्दों की तलाश में है। मान लीजिए मोदी की सत्ता नहीं रही, किसी की तो सत्ता रहेगी, कोई तो पीएम होगा, तो जो पीएम बनेगा बने। तो अभी फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट बात करने से तो कोई फायदा नहीं है। अभी कॉन्क्रीट बात हम यही करेंगे कि इस बार अगर इंडिया की सरकार बनती है, हम लोगों ने क्यों पसंद किया है, और बिल्कुल आप कहिएगा कि इंडिया सरकार का अकाउंटेबल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया की सरकार अगर बनती है, जो भी वायदे किए गए हैं प्रमुख, 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, 15 अगस्त से उसमें बहाली शुरू हो है, जो 1 करोड़ स्थायी रोजगार का प्रबंध हो, 500 रुपया सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिले,
गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना मिले, जो भी बातें हैं, हमें लगता है कि इन बातों पर निश्चित तौर पर इंडिया अकाउंटेबल रहेगा। गठबंधन हम लोग भीतर से भी बात करेंगे और सड़क पर भी इस पर बात करेंगे कि जो हमने कहा है सरकार बनती है तो उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। आपका एक साझेदार कह रहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण भी होना चाहिए, वो भी होगा। हम लोगों के बहुत सारे सुझाव हैं तो उस पर बात होगी, इसीलिए हमें लगता है कि जो इंडिया का कॉमन कमिटमेंट है उस पर बात होगी। अभी इसके बाद एक आएगा आपका कार्बन मिनिमम प्रोग्राम भी बनेगा, उस पर बात होगी। देश में अभी जो चुनाव हो रहा है, आपने कहा कि कई मुद्दे हैं। मोदी का सबसे खराब काम 5 वो क्या है? अगर पूरे 10 साल के कार्यकाल को आप देखें तो सबसे खराब काम नहीं, सबसे खराब के बाद आप पूछिएगा कि सबसे देश अच्छा के लिए क्या है। हम कह रहे हैं कि खराब और अच्छे की बात नहीं है। देश ने देख लिया, शुरू में लोगों की बहुत उम्मीद थी कि बहुत बोल रहे हैं कुछ ना कुछ करेंगे। 10 साल में लोगों ने देख लिया कि इन्होंने कुछ किया, जो कहा हुआ था कुछ नहीं किया, और जो किया वो देश को बर्बाद कर दिया। झूठ बोल रहे हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि देश के प्रधानमंत्री अवंत आते आते खुद को परमात्मा के प्रतिनिधि बताने लगे? चुनाव में जनता और नेता, जनता और सत्ता, जनता से आप वादा कर रहे हैं, आपको सत्ता मिली है, आप अपना हिसाब दीजिए, जनता को वोट देना है, जनता देगी, नहीं देना है तो नहीं देगी। इसमें भगवान को घसीट के क्यों लाना है? अब इसमें घसीटते घसीटते आप खुद ही भगवान का अवतार बन जा रहे हैं, परमात्मा के प्रतिनिधि बन जा रहे हैं। संबित पात्रा कह रहा है कि प्रभु जगन्नाथ भी वो मोदी के भक्त हैं। ये जो जिस तरह से धर्म को इन्होंने घुसाया राजनीति में, लोगों को ठगने के, तो ये हर मामले में आप जमनी की बात करें, समाज के ताना बाना उसकी बात करें, इतिहास की बात करें, शिक्षा की बात करें, हर मामले में इन्होंने देश को पीछे धकेलने का काम किया। आप अच्छा काम नहीं हम आपसे पूछेंगे कि मोदी ने क्या किया, इसी कमिटमेंट के साथ बता दीजिए कि 5 खराब काम कौन। नहीं तो 5 क्या हम करेंगे? ऐसा ये काम कोई अगर करे, दिन भर दिन रात अगर यही काम करे तो 5 गिनाने की क्या जरूरत है? देश को बर्बाद करना, अब इसको आप एक काम भी कह सकते हैं और इसको 50 तरीके से इसकी व्याख्या भी ये कर तो सकते वही हैं। बात हुई कि खाना खराब है, लेकिन खाने में कमी क्या है ये बताना पड़ेगा ना खाने वाले को। ये खाना खराब का मामला नहीं है। कुल मिला करके मोदी जी ने खुद, अगर मोदी जी की बात कर लीजिए, मोदी जी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान जिस दिन करूंगा, सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहेगा। और ये पूरी दुनिया को पता है कि हिंदू मुस्लिम के सिवा मोदी जी और कुछ करते ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने खुद मान लिया कि वो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक दरअसल है नहीं, और संजोग से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इससे बड़ी विडम्बना इस देश के लिए, इससे बड़ा इस देश के लिए एक डिजास्टर क्या हो सकता है? तो मोदी जी एक डिजास्टर है, जिस डिजास्टर से देश को बचाना देना। कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? इंडिया अलायंस को और एनडीए अलायंस को कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, हमें तो लगता है कि देखिए 5 चरण के जो चुनाव हुए हैं ना, तो उसमें तो बिल्कुल ग्राफ इंडिया एनडीए का लगातार आज 6ठा चरण का मतदान, आज 6ठा चरण का हो रहा है। 6ठे और जो आखिरी चरण है 2, हमें लगता है कि सबसे क्लोज कंटेस्ट वाली सीट 6 और 7। 6 और 7। अब इन इलाकों को देख लीजिए। बिहार की अगर बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस शाहाबाद में, जिस मगध के इलाके में सबसे ज़्यादा महागठबंधन की स्ट्राइक रेट, माले का स्ट्राइक रेट, वही इलाका है जो आज और 6ठे और 7वें में है। आप पंजाब ले लीजिए, आज हरियाणा हो रहा है, दिल्ली हो रही है, ये सारे इलाके, साउथ बंगाल देख लीजिए, पूर्वांचल देख लीजिए। तो हमें लगता है कि जो सबसे कंटेस्ट वाली सीटें हैं और इन्हीं 2 चरण में ये फैसला हो जाना है। वैसे तो पूरा संकेत तो साफ है कि इंडिया को बहुमत मिलने की उम्मीद है, और हमें लगता है कि जो बढ़त मिली है शुरुआती, उसको अगले 2 चरण में, आज और आखिरी चरण में, हम लोग उसको निर्णायक स्पष्ट एनडीए की जा रही है या एनडीए की सरकार आ रही है? बिल्कुल इंडिया की सरकार हमें तो लगता है कि एकदम जरूरी भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर